हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑटो इम्यून डिसीज़ के बारे में। आज हम जानेंगे कि ऑटो इम्यून डिसीज़ क्या होता है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें तो ऑटो इम्यून दो वर्ड से मिलकर बना है। ऑटो यानी कि ऑटोमेटिक, और इम्यून का मतलब होता है इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी का होता है। अब इम्यूनिटी क्या होता है? इम्यूनिटी एक हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है। क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि एक बॉडीगार्ड होता है। अब बॉडीगार्ड होता है तो ये क्या काम करता है कि जब भी हमारे बॉडी के अंदर पैथोजेंस, यानी कि कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारी बॉडी के लिए क्या हो, हार्म कॉज कर सके, हमारी बॉडी को इफेक्ट कर सके, तो इम्यूनिटी क्या करता है कि इसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को। ठीक है, अब इम्यूनिटी कहाँ प्रेजेंट होता है? यह हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि किसी ऑर्गन के द्वारा बनता है। यानी कि इसमें कुछ ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं, कुछ सेल इंक्लूड होते हैं, जो भी हमारे बॉडी के ही होते हैं। ये जितने भी ऑर्गन होते हैं, ये हमारे सेल्स होते हैं, ये हमारी बॉडी के होते हैं, जो कि इम्यूनिटी का फॉर्मेशन करते हैं। और ये इम्यूनिटी क्या करता है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है? तो पैथोजेन से। अब पैथोजेंस कुछ भी हो सकते हैं, वो कोई बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं, कोई भी पैथोजेंस हो सकते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि हमारे बॉडी को हार्म कॉज करते हैं। इसके अगेंस्ट क्या करती है कि हमारी इम्यूनिटी एक एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। किस चीज़ का फॉर्मेशन करती है? एंटीबॉडी का। ठीक है, और हम पैथोजेंस को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्म कॉज करते हैं, उसको एक और नाम से जानते हैं, जो कि है एंटीजेन। ठीक है, इस एंटीजेन के नाम से जानते हैं। तो क्या होता है कि जो एंटीबॉडी होती है वो हमारी एंटीजेन के खिलाफ बनती है। ठीक है, अब एंटीजेन के खिलाफ अगर एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है तो हमारी बॉडी से फाइट कर रही है। हमारी बॉडी के बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स के वजह से ये हमारी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, जो कि हमारे एंटीजन से फाइट करती है और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखती है। बट इन द केस ऑटो इम्यून डिसीज़ के अंदर क्या होता है कि जो हमारी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है वो हमारे ही एंटीजन के खिलाफ होता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो जैसे कि इसमें पैथोजेंस को हमने क्या माना था? एंटीजेन माना था। बट इसमें पैथोजेंस इंक्लूड नहीं रहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारी ही बॉडी को एंटीजेन मान लिया जाता है। अब अगर हमारी ही बॉडी को एंटीजेन मान लिया जाएगा तो उसके खिलाफ क्या प्रोड्यूस होगा? एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा, और जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा? रिएक्शन देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। और अगर ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा तो बहुत सारे सेवरल्स हमें चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि इन्फ्लामेशन, इरिटेशन, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी, वीकनेस, बहुत सारी, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। तो ऑटो इम्यून डिसीज़ क्या होता है दोस्तों? ऑटो इम्यून डिसीज़ एक कंडीशन होता है जिसके अंदर हमारी ही ऑर्गन को, ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एक कंडीशन है। ठीक है, एक कंडीशन है जिसके अंदर हमारी ऑर्गन, ठीक है, हमारी ही ऑर्गन को क्या समझ लिया जाता है? एंटीजेन समझ लिया जाता है, और इसके खिलाफ क्या बढ़ा दिया जाता है? एंटीबॉडी। और ये सारा कौन करता है? ये सारा हमारा इम्यून सिस्टम करता है। कौन करता है? इम्यून सिस्टम क्या करता है कि हमारा इम्यून सिस्टम, हाँ, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। और एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट फॉर्मेशन करता है? हमारे ऑर्गन के खिलाफ, और ऑर्गन को वो क्या समझ लेता है? एंटीजेन। अब ये किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से सकता है या किसी इटोलॉजिकल कंडीशन की वजह से हो सकता है, जिसको हम नीचे डिस्कस करेंगे। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी को वो एंटीजन समझ लेता है, जिसके खिलाफ एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी कि ऑटोमेटिक हमारा इम्यूनिटी हमारे बॉडी के ऑर्गन को डैमेज कर सके, और जिसकी वजह से क्या होता है? हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। यानी कि हमारी बॉडी में बहुत सारी डिफ़िकल्टी होने लगती है, जिसकी वजह से जो हमारी डेली लाइफ के वर्क होते हैं उसमें माल फंक्शन हो जाती है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगती है। तो आइए अब इसको हम डिफिनेशन के थ्रू आउट समझते हैं कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले इम्यूनिटी क्या होता है? इम्यूनिटी एक हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जो कि हमें अगेंस्ट फाइट करता है हमारे इन्फेक्शन से। यानी कि जो भी हमारे वर्ल्ड में या जो भी हमारे इन्वायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि इन्फेक्शन प्रेजेंट होते हैं, उससे फाइट करने में हमारा हेल्प कौन करता है? इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी किस चीज़ से मिलकर बना होता है? हमारे कुछ ऑर्गन्स, स्पेशल ऑर्गन, जैसे थाइमस ग्लैंड, बहुत सारे ऐसे ग्लैंड होते हैं जो कि इम्यूनिटी में हमारा प्ले रोल करते हैं, इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं। और साथ ही साथ कुछ सेल, जैसे कि टी सेल, बी सेल और WBC, ये सारे सेल्स हैं हमारी बॉडी के, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर इंक्लूड होते हैं। बट नॉर्मल कंडीशन में तो ये होता है कि हमारा इम्यूनिटी हमारे पैथोजेंस, यानी कि जो भी पैथोजेंस होते हैं उसके खिलाफ हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। बट इन द केस ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, उसमें क्या होता है कि इफ़
अगर हमारी इम्यूनिटी का माल फंक्शन हो जाए किसी भी इटोलॉजिकल कंडीशन की वजह से या किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से, इसमें अगर माल फंक्शन हो जाए तो ये बाई मिस्टेकली क्या करेगा, हमारी बॉडी के हेल्दी सेल को, ठीक है, किस सेल को, हेल्दी सेल को। अब हमारा देखिए, हमारा बॉडी तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है नहीं, कोई पैथोजेंस है नहीं जो हमारे बॉडी को हार्म पहुंचा रहा है, फिर भी हमारा इम्यूनिटी क्या करता है कि उसे डिस्ट्रॉयड करने के पीछे लग जाता है, ठीक है। अब आप सपोज कीजिए कि आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी आपकी मम्मी आपको पनिशमेंट कर रही है, ठीक है, बिना वजह का आपको पनिशमेंट कर रही है, क्योंकि वो अपना गुस्सा, आप किसी और का गुस्सा आपके ऊपर निकाल रही है। तो उसी तरह हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है कि ये आपकी मम्मी है, ठीक है, एक तरह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या है, आपकी मम्मी है जो कि आपको बिना वजह, ठीक है, आपकी बिना वजह आपको पनिशमेंट कर रही है। और पनिशमेंट किस चीज़ को हो रही है, हमारी बॉडी को हो रही है। तो वो क्या होता है, बाई मिस्टेकली ये हमारी हेल्दी सेल को और हेल्दी टिश्यू को, ऑर्गन को इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। इसकी वजह से हमारी बॉडी की किसी भी पार्ट को इफेक्ट हो सकता है, स्पेशली स्पेसिफिक ऑर्गन भी हो सकता है, या इन स्पेसिफिक यानी कि पूरी बॉडी भी इफेक्ट पड़ सकती है, या कोई स्पेसिफिक ऑर्गन भी इफेक्ट कर सकता है, जिसको हम स्पेसिफिक नीचे डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम नीचे हर एक इम्यून डिसऑर्डर का, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का टाइप्स देखेंगे, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा डिसऑर्डर किसकी वजह से होता है, कौन सा ऑटो इम्यून डिसीज की वजह से, कौन सा डिसऑर्डर यानी कि कैसी कैसी प्रॉब्लम होने लगती है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो क्या करता है, हमारी बॉडी को किसी भी पार्ट को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से वीकनेस हो जाती है बॉडी की, माल फंक्शन हो जाता है, जो फंक्शन होता है वो इफेक्ट हो जाता है, और साथ ही साथ ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाता है, क्योंकि जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये एक तरह से लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। ये क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग यानी कि पूरी ज़िंदगी भर चलने वाली कंडीशन है। क्यों चलने वाली कंडीशन है, क्योंकि इसमें म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, म्यूटेशन, जो हमारी जीन होती है, जैसे आपको पता होगा डीएनए के अंदर क्या होता है, जो डीएनए होता है उसके अंदर जीन पाई जाती है, सेवरल्स, बहुत मिलियंस ऑफ जीन्स होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो उसमें क्या हो जाता है, म्यूटेशन यानी कि अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो एक तरह से समझ लीजिए खराबी हो जाना। अब समझिए कि अगर आपको खीर बनाना है, आपके घर में खीर बन रही है, सेवैयाँ बन रही है, तो उसके लिए आपको चीनी डालना होता है, उसके मिठास के लिए, के लिए आपको चीनी डालना पड़ता है। तो वो एक नॉर्मल प्रोसेस है जो कि हमारा जीन करता है, ठीक है। हमारे जीन क्या करता है कि हमारी बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसाइज करता है, जो कि एक नॉर्मल प्रोटीन अगर बनता है तो वही समझिए कि अगर हमारा नॉर्मल खीर बनाना है तो उसमें चीनी का होना ज़रूरी है। बट क्या होता है कि अगर आप गलती से नीमक डाल दीजिए, यानी कि साल्ट डाल दीजिए, अगर शुगर की जगह आप साल्ट डाल दे रहे हैं, तो क्या होगा, वो खीर बेस्वाद हो जाएगा। तो उसी तरह जब हमारे जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाता है, यानी कि हमारे जीन के अंदर खराबी हो जाती है, तो क्या होता है कि जो हमारा जीन होता है प्रोटीन कुछ और बना देता है, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो हमारा इम्यूनिटी होता है वो पागल हो जाता है, यानी कि वो एक तरह से, सच बताऊं तो वो पागल ही हो जाता है, एक तरह से वो समझिए कि अपना माल फंक्शन करने लगता है, वो अपने फंक्शन को अच्छी तरह से नहीं कर पाता, क्योंकि उसको सिग्नल कुछ और मिल रही है। अब अगर उसको सिग्नल कुछ और मिल रही है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसाइज कुछ और हो रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी को कुछ और सिग्नल मिल रही है, जिसकी वजह से वो मतलब अपना काम जो होता है, जो नॉर्मल फंक्शन होता है, उसमें माल फंक्शन हो जाते हैं, यानी कि वो अपने नॉर्मल फंक्शन को प्रॉपर तरह से कर नहीं पाएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या होगी, इफेक्ट होगी। और अगर हमारी जब बॉडी इफेक्ट होगी तो फिर हमें ऑटो इम्यून डिसीज होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एक क्रोनिक कंडीशन है, ठीक है, क्रोनिक भी है और लाइफ लॉन्ग भी है और प्रोग्रेसिव है, यानी कि धीरे धीरे लंबे समय तक, और ये ज़िंदगी भर चलने वाली, ठीक है। क्या मैं बोल रहा हूँ, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या है, एक धीरे धीरे, ठीक है, पूरे लाइफ चलने वाली, और क्रोनिक यानी कि लंबे समय तक चलते रहेगा, धीरे धीरे ये बढ़ेगा, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेगा और ज़िंदगी भर ये चलता रहेगा, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को, हम डिजीज़ को पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसको क्योर नहीं कर सकते, बट इसके सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में, जैसे कि आप नर्सिंग सॉल्यूशन से जुड़े हैं और काफ़ी हमने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के लेक्चर लगाए हैं, जैसे कि कुछ ऐसे डिजीज़ हैं जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से होता है, उसमें हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया है कि जो इसके सिम्टम्स होते हैं उसको सिर्फ मैनेज किया जा सकता है, इसको पूरी तरह से क्योर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब हमारे जीन में ही म्यूटेशन हो गया, जब हमारी जीन में ही दिक्कत हो गई, जो हमारी बॉडी की जीन है अगर उसी में प्रॉब्लम हो गई, हमारे डीएनए में प्रॉब्लम हो गई, तो आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। मेडिकल साइंस में पूरी तरह से इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है अभी तक, ठीक है। अगर जब हमारे जीन क्या होता है, सबसे एक छोटा यूनिट होता है, मतलब कि हमारा लाइफ का यूनिट होता है जीन, डीएनए क्या होता है, हमारा लाइफ का यूनिट होता है। अगर उसी के अंदर ही खराबी हो गई और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से एक डिजीज़ का
डिस्कवर होता है, मतलब कि एक डिजीज़ उत्पन्न होता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, अब ये जीन में क्या हो जाता है, खराबी की वजह से। अगर जीन में खराबी हो जाता है तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। अब अगर जीन में ही खराबी हो जाए तो किसी भी दवा से, किसी भी ट्रीटमेंट से या किसी भी सर्जरी से इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता, इसको ठीक नहीं किया जा सकता। बस इसके सिम्टम्स को हम सप्रेस कर सकते हैं, इसके सिम्टम्स को सप्रेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो लाइफ है वो एक मतलब कि लाइफ लॉन्ग क्या बोल सकते हैं कि आप उस मतलब एक तरह से मैं अगर बोलूँ सिंपल वर्ड में तो बस आप दवा पे जिंदा हैं। अगर आप दवा खा रहे हैं तो आपके सिम्टम्स क्योर हैं, ठीक हैं, एक तरह से सप्रेस हैं। अगर आप दवा छोड़ देंगे तो वो फिर से आपके ऊपर हावी पड़ जाएगा। ठीक है, अगर आप दवा छोड़ दिए तो फिर से वो चीज़ आपको इफेक्ट कर सकता है। अगर आप जब तक दवा खा रहे हैं तो अब तक आपके नॉर्मल बॉडी फंक्शन रहेंगे। ठीक है, तो इसी तरह ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसके टाइप्स होते हैं, ऐसे तो मोर देन 100 टाइप्स होते हैं, मतलब कि 100 से भी ज़्यादा इसके ऑटो इम्यून डिजीज़ के टाइप्स होते हैं। ठीक है, टाइप्स यानी कि कहने का मतलब है कि जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है वो बहुत सारे सेवरल डिजीज़ को इनहिबिट करता है। इनहिबिट करता है मतलब कि सॉरी दोस्तों, वो एक्टिव करता है। क्या करता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बहुत सारे हमारे डिजीज़ को एक्टिव करता है। तो उसी तरह ये 100 से ज़्यादा हमारे ऑटो इम्यून डिसीज होते हैं जो कि हमारे ऑलमोस्ट बॉडी और ऑर्गन को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारी बॉडी और ऑर्गन को इफेक्ट करते हैं, जिसमें से हमने आज के लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट्स और जो कुछ कॉमन डिजीज़ हैं जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से होते हैं, कुछ कॉमन डिजीज़ जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से होते हैं, उसको इंक्लूड किया है। रोमैटिक अर्थराइटिस, यानी कि जो हमारा रोमैटिक अर्थराइटिस है ये क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ठीक है, जो कि क्रोनिक एंड लाइफ लॉन्ग, यानी कि हमारी ज़िंदगी भर ये चलने वाला है, ऑन गोइंग प्रोसेस है, यानी कि प्रोग्रेसिव है, ये धीरे धीरे बढ़ते रहता है और पूरे लाइफ ज़िंदगी भर ये आपको रोमैटिक अर्थराइटिस अगर एक किसी पर्सन को अगर एक बार हो गई तो उसे बस सप्रेस किया जा सकता है, सिम्टम्स को कम किया जा सकता है, बट उसे पूरी तरह से क्योर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि जो हमारी जॉइंट्स होती है, बॉडी की जॉइंट्स होती है, बॉडी की जॉइंट्स क्या होती है, तो जहाँ पे टू बोन मीट करते हैं यानी कि जंक्शन मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे टू बोन यानी कि फर्स्ट बोन एंड सेकंड बोन ज्वाइंट करते हैं उसी को ही हम मतलब जंक्शन होता है उसी को हम ज्वाइंट बोलते हैं। उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, इन्फ्लामेशन एंड पेन। अब इन्फ्लामेशन एंड पेन क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि जो हमारा इम्यून होता है वो क्या करता है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। और एंटीबॉडी का फॉर्मेशन किस लिए करता है, क्योंकि ये जो हमारा जॉइंट्स है उसको ये एंटीजन मान लेता है। और अगर एंटीजन इसको मान लिया तो यहाँ पे क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन एंड पेन। दोस्तों हमने बहुत सारे ऐसे कुछ डिजीज़ हैं जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से हैं होते हैं, जैसे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से होते हैं, उसको हमने डिस्कस किया है अपने नर्सिंग सॉल्यूशन चैनल पर डिस्कस किया है। बट ऐसे बहुत सारे डिजीज़ हैं जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से होते हैं, उसको हमने डिस्कस नहीं किया है। मैं बस आपको इंट्रो दे रहा हूँ हर एक डिजीज़ का जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर आता है, उसका इंट्रो दे रहा हूँ। इस पर स्पेसिफिक वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशन पर आएगी, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, उस वीडियो का वेट करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना बहुत सारा प्यार देना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कॉमेंट करना है। ठीक है, तो आप बस आप इतना चीज़ करो और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा, लेक्चर लाऊंगा जो कि नर्सिंग और जीएनएम से रिलेटेड होगा और साथ ही साथ मेडिकल फील्ड से रिलेटेड होगा। तो रोमैटिक अर्थराइटिस क्या होता है, इसके अंदर जो हमारा जॉइंट्स होता है, बोन का जॉइंट्स होता है, उसके अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। क्यों मिलता है देखने को, क्योंकि यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। अब आइए हम अगले ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है लम्प्स। लम्प्स क्या होता है दोस्तों, लम्प्स भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसके अंदर हमारा इम्यून सिस्टम डैमेज करता है हमारे ऑर्गन को। ठीक है, हमारे ऑर्गन को, बॉडी को थ्रू आउट यानी कि पूरे हमारे बॉडी को डैमेज करता है। ठीक है, क्या होता है कि जो रोमैटिक अर्थराइटिस होता है ये हमारे सिर्फ जॉइंट को इफेक्ट करता है, बट लम्प्स के अंदर क्या होता है, मैं कोई और कलर ले रहा हूँ। लम्प्स के अंदर क्या होता है कि जो हमारा इम्यूनिटी होता है यानी कि एंटीबॉडी का जो फॉर्मेशन होता है वो हमारे बॉडी के स्पेसिफिक नहीं होता है, वो नॉन स्पेसिफिक होता है। यानी कि ये हमारे बॉडी के स्किन को भी इफेक्ट कर सकता है, जॉइंट को भी इफेक्ट कर सकता है, ब्लड को भी इफेक्ट कर सकता है, ऑर्गन को भी इफेक्ट करता है और साथ ही साथ सम ऑर्गन यानी कि किडनी, लंग्स, हार्ट्स। यानी कि लम्प्स डिजीज़ के अंदर एक ऐसा डिजीज़ है, यानी कि लम्प्स डिजीज़ एक ऐसा ऑटोमेटिक इम्यून डिसीज़ है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे जितने भी बॉडी के स्पेसिफिक या नॉन स्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं तो उसको ये इफेक्ट करता है। रोमैटिक अर्थराइटिस में क्या होता है कि ये सिर्फ हमारे जॉइंट्स को इफेक्ट करता है, बट लम्प्स के अंदर क्या होता है कि हमारे जितने भी बॉडी के ऑर्गन होते हैं या टिश्यू होते हैं ये सब चीज़ को इफेक्ट करता है। पर्टिकुलरली किसी एक को भी इफेक्ट कर सकता है या
समटाइम्स ये मल्टीपल ऑर्गन को भी इफेक्ट करता है। अब आइए हम डिस्कस करते हैं मियोसाइटिस को। मियोसाइटिस क्या होता है? ये मियोसाइटिस यानी कि मसल्स एंड आइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन, यानी कि जो हमारी मसल्स होती है इम्यूनिटी वहाँ पे अटैक करती है, और हमारे मसल्स, हमारी पूरी बॉडी में क्या होती है? मसल्स होती है। मसल्स किस चीज़ में हेल्प करती है? हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, फंक्शन करती है हमारी, उसकी वजह से हम चल पाते हैं। मतलब कि एक हमारे बॉडी के लिए मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है हमारा मसल्स। बट अगर मसल्स में ही अगर डैमेज हो जाए, जिसकी वजह से बहुत सारी हमें सेवरल डिजीज़ का सामना करना पड़ेगा, यानी कि इसकी वजह से बहुत सारी डिफिकल्टी होगी, इसकी वजह से और भी पैथोजेंस इंटर कर सकते हैं हमारे बॉडी के अंदर। क्योंकि अगर हम चलेंगे नहीं, फिरेंगे नहीं, तो हमारा बॉडी क्या होगा? एक जगह, मतलब कि बैक्टीरियल ग्रोथ इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होने लगेंगे, जिसकी वजह से हमें सेवरल डिजीज फैक्टर भी हो सकता है। इसीलिए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को एक सिंड्रोम भी कहा जाता है, यानी कि मल्टीपल सिंड्रोम। यानी कि अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अगर किसी को एक बार हो जाता है, तो उसकी वजह से अलग पैथोजेंस को भी इंटर करने का मौका मिल जाता है। यानी कि अगर हमारी इम्यूनिटी सप्रेस होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि अलग पैथोजेंस, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पैरासाइट्स या वायरस क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर इंटर होना चालू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान की लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन डेवलप होती है, और साथ ही साथ वो डेड भी कर सकता है। तो मियोसाइटिस में क्या होता है कि हमारे मसल्स को इफेक्ट करता है, जहाँ पे हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है हमारे मसल्स के अंदर, जो कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है। और उसकी वजह से क्या होती है, जो हमारी मसल्स होती है वो बिकम स्वेल कर जाती है, और लॉन्ग टाइम तक ये इन्फ्लामेशन की प्रोसेस रहती है, और ये ऑन गोइंग रहती है। मतलब कि हमेशा ये इन्फ्लामेशन की प्रोसेस चलती रहेगी हमारे मसल्स के अंदर, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से हुआ है। अब आइए हम डिस्कस करते हैं सोरियासिस को। सोरियासिस क्या होता है? सोरियासिस भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर हमारा स्किन इफेक्ट होता है। देखिए, ये स्पेसिफिक हो रहा है, और जो लम्प्स था वो नॉन स्पेसिफिक था, यानी कि हमारी बॉडी के किसी भी वो ऑर्गन को, सेल्स को इफेक्ट कर रहा था। बट कुछ कुछ ऐसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं जो कि स्पेसिफिक होता है, जैसे कि ये सोरियासिस, ये क्या करता है कि हमारे स्किन को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से ईचिंग होता है, डिस्कम्फर्ट होता है हमारे स्किन में। और ये क्या करता है कि जो हमारी स्किन होती है उसको थिक कर देता है, यानी कि उसको मोटा कर देता है, ओवरलैपिंग हो जाता है स्किन का। सपोज कीजिए कि ये हमारा हाथ है, ठीक है, हाथ है। अब यहाँ पे नॉर्मल स्किन है, बट यहाँ पे क्या होता है? ओवरलैपिंग, स्किन का बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन होने लगता है, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से वहाँ पे स्किन का बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पे स्कार डेवलप्ड होता है। देखिए, ये स्कार टाइप का डेवलप्ड हुआ ना, ऊपर ऐसे उभरा, ठीक है, स्कार उस एरिया में डेवलप्ड होगा, जिसकी वजह से इसका ट्रीटमेंट तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट पूरी तरह से नहीं किया जा सकता, बस इसके सिम्टम्स को मैनेज किया जा सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों कि जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है उसके सिम्टम्स को आप सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, कुछ दिन के लिए आप लाइफ लॉन्ग इसको सप्रेस कर सकते हैं, बट इसको पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकते। अगर आप मेडिसिन छोड़ते हैं, अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो ये क्या होगा? आपके ऊपर हावी पड़ जाएगा, यानी कि आपके ऊपर ये भारी पड़ जाएगा। और अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो ये आपके ऊपर सप्रेस रहेगा, यानी कि इसको रोकथाम किया जा सकता है, यानी कि इसको रोका जा सकता है। अगर आप मेडिसिन छोड़ते हैं तो बस ये डिजीज़ आपके ऊपर हेवी पड़ सकता है दोस्तों। सोग्रिन्स सिंड्रोम्स, इसके अंदर क्या होता है कि ये एक टाइप का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसके अंदर आपकी जो इम्यूनिटी होती है वो आपके ग्लैंड को, यानी कि जितने भी हमारे ग्लैंड होते हैं जो कि क्या प्रोडक्शन करते हैं? मॉइस्चराइजर्स का, मतलब कि हमारी बॉडी को मॉइस्चराइज करके रखते हैं, हमारी बॉडी को अच्छे से तरह से मॉइस्चराइज करते हैं। इसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि म्यूकस ग्लैंड्स, ये क्या हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं? ये म्यूकस का प्रोडक्शन करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या होती है? मॉइस्चराइज रहती है। बट इन द केस इसमें क्या होता है, इस सिंड्रोम्स के अंदर क्या होता है कि हमारी जो मॉइस्चराइज ग्लैंड होती है, यानी कि जो हमारी म्यूकस ग्लैंड होती है, उसका डिस्ट्रक्शन होने लगता है। डिस्ट्रक्शन क्यों होने लगता है? क्योंकि वहाँ पे एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा, और एंटीजन हमको हमारे ग्लैंड को, जो भी हमारे म्यूकस ग्लैंड है या जो भी ग्लैंड जो मॉइस्चराइज करते हैं हमारी बॉडी को, उसको एंटीजन समझ लिया जाता है। और अगर एंटीजन समझ लिया जाएगा तो क्या होगा कि एंटीबॉडी और एंटीजन का फॉर्मेशन होगा, और जिसकी वजह से वहाँ पे रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से हमारे क्या देखने को मिलता है? जो हमारी आइज़ होती है, जो हमारी माउथ होती है या विजाइना होती है, ठीक है, और बहुत सारी ऐसे ऑर्गन होते हैं, जैसे कि हमारा नोज, माउथ, स्टमक, वहाँ जो म्यूकस का प्रोडक्शन होता है वहाँ पे कम होने लगा है, क्योंकि जो हमारा ऑर्गन है वो इफेक्ट हो चुका है। सीरोसिस डिजीज़ के अंदर क्या होता है कि हमारा जो ऑर्गन होता है उसको इफेक्ट हो जाता है, और इफेक्ट होने की वजह से जो वहाँ पे म्यूकस का प्रोडक्शन होता है वो डिक्रीज होता है। क्योंकि अगर जब भी एंटीजन और एंटीबॉडी का वहाँ पे रिएक्शन होगा, तो उसकी वजह से जो ऑर्गन, स्पेसिफिक ऑर्गन होगा जो कि ये प्रोड्यूस करता है, तो वो काम तो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, क्योंकि हमारे उसी ऑर्गन को ये इफेक्ट कर रहा है, जो कि म्यूकस का प्रोडक्शन कर रहा है, जो हमारी बॉडी को मॉइस्चराइज करके रख रहा है। बट अगर उसी सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाए, वो सेल ही ना रहे, तो मॉइस्चराइज हमारी बॉडी कहाँ से रहेगी? तो उसी वजह से क्या होता है कि इस सिंड्रोम के अंदर हमारी बॉडी मॉइस्चराइज नहीं हो रह पाती, और उसकी वजह से हमें ड्राइनेस का दिखना पड़ता है, ठीक है, हमारी बॉडी ड्राइनेस हो जाती है, ठीक है। सोरियाटिक अर्थराइटिस, सोरियाटिक अर्थराइटिस यानी कि देखिए ये दो वर्ड से मिलकर बना है, सोरियाटिक्स जैसे
जैसे कि हमने सोरियासिस समझा, उसमें क्या हो जाता है, थिकेस्ट पैचेस का फॉर्मेशन हो जाता है, बहुत सारी लेयर्स का, सेल्स के लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। और अर्थराइटिस यानी कि हमारे ज्वाइंट, जो हमारी ज्वाइंट होती है, यानी कि ये हमारा फर्स्ट बोन, ये हमारा सेकंड बोन, और बीच में जंक्शन होता है जो ज्वाइंट्स होता है, उसके अंदर थिकेस्ट लेयर का फॉर्मेशन होने लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ओवरलैपिंग होने लगता है, जहाँ पे ये अर्थराइटिस रिलेटेड होता है हमारे बोन से, और उसमें क्या हो जाता है, ओवरलैपिंग होने लगता है स्किन का, ठीक है, स्किन का ओवरलैपिंग होने लगता है, जिसकी वजह से रैशेस, हमारी जो स्किन है, जो हमारी वहाँ की जो फिंगर है वो बहुत ज़्यादा बोल्ड हो जाएगी, हमारी जो जो घुटने हैं, जो पटेला बोन है वहाँ बहुत ज़्यादा बोल्ड, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे ओवरलैपिंग हो गई है, जो हमारी जो सेल्स है उसकी ओवरलैपिंग हो गई है, क्योंकि वहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, और इन्फ्लामेशन तो जाहिर सी बात है देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन हुआ है। अगर रिएक्शन होगा तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम जितनी भी डिजीज़ देख रहे हैं, बस ये मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इस पर स्पेसिफिक वीडियो आएगी, और उसके लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और उसके बाद आपको ये सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेगी। और जैसे कि अब क्रोन्स डिजीज़ को हमने अपने यूट्यूब के चैनल पर डिस्कस किया, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, नर्सिंग सॉल्यूशन में अवेलेबल है, तो आप जाके देख सकते हैं। बट हम नर्सिंग सॉल्यूशन का ये एम है कि अगर आप नए भी हैं तो आप जानें कि ये क्रोन्स डिजीज़ या कुछ ऐसे डिजीज़ जिसको हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी, बट अगर उसका जिक्र हो रहा है यहाँ पे, तो उसे मैं समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ कि आप अगर नए स्टूडेंट हैं तो उसे भी समझें, और बाद में तो आप जाके देखेंगे ही हमारे नर्सिंग सॉल्यूशन चैनल पे, या आपका अगर थोड़ा सा भी मन करता है तो प्लीज़ एक बार जाके विजिट करें हमारे नर्सिंग सॉल्यूशन चैनल पर। तो क्रोन्स डिजीज़ के अंदर क्या होता है, हम अपने टॉपिक की तरफ फिर से बढ़ते हैं। क्रोन्स डिजीज़ एक क्रोनिक एंड प्रोग्रेसिव ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, इरिटेशन होता है, कहाँ पे, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक। अब ठीक है, अब डाइजेस्टिव ट्रैक तो हमारा माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक जाता है, ठीक है, हमारे माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक जाता है, ठीक है। तो इसमें कहाँ देखने को मिलेगा क्रोन्स डिजीज़, तो ये हमारे स्पेसिफिक एक एलिमेंट्री कनाल पे मिलती है। अब कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि क्लोन एरिया तक। स्मॉल इंटेस्टाइन के जितने पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमने एक डिस्कस भी किया था मेमोनिक के द्वारा, डीजे इब्राहिम, ठीक है, डेडुनम, जेजुनम, इलियम, और जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन का जैसे क्लोन और रेक्टम एरिया, साथ साथ में एनस का एरिया, वहाँ पे क्या होता है कि क्रोन्स डिजीज़ इफेक्ट करता है, वहाँ पे वहाँ के जितने भी सेल्स होते हैं यानी कि विलाई होते हैं उसको ये डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से ऑब्जॉर्प्शन की प्रोसेस नहीं होती। तो हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया है हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आप देख सकते हैं। सीलिएक डिजीज़, इसमें क्या होता है कि ये डिजीज़ हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन इसके पे हमारी वीडियो जल्दी ही आएगी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो हेरिडेटरी के यानी कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये क्या रिएक्शन करता है, जो हमारा ग्यूटीन एक प्रोटीन होता है, ठीक है, ग्यूटीन एक प्रोटीन होता है जो कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को ट्रिगर करता है। मतलब कि जो हमारे, अगर हमने ग्यूटीन प्रोटीन, सपोज कीजिए कि आपने एक ग्यूटीन नाम की प्रोटीन खाई, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में गया और वो ट्रिगर करेगा हमारी इम्यूनिटी को, ठीक है। अब समझ लीजिए कि ग्यूटीन एक चॉकलेट है, अगर आप ये चॉकलेट खाएं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में गया और ये आपके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करेगा, और अगर वो ट्रिगर करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा, और ये क्या करेगा, एंटी जो हमारी ग्लूटीन प्रोटीन है उसको एंटीजन मान लेता है, ठीक है। इस ग्लूटीन प्रोटीन को, ये ग्लूटीन प्रोटीन कहाँ मिलता है, तो वीट्स में, बहुत सारी सीरियल्स में ये ग्लूटीन प्रोटीन मिलता है, जो कि बहुत ऐसा नहीं है कि सब, अगर एक हेल्दी पर्सन भी ग्लूटीन प्रोटीन खाए तो क्या होगा, उसे भी इफेक्ट होगा, नहीं। अगर किसी में हेरिडेटरी है या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो उसमें ही देखने को मिलेगा। आप बेफिक्र रहिए, आप, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर भी देखने को मिलेगा, जिसके अंदर इस चीज़ का माल फंक्शन होगा। जैसे कि बहुत आदमी को क्या होता है कि जैसे कि मिल्क डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि उनमें वैसे एंजाइम नहीं होते हैं जो मिल्क को डाइजेस्ट कर सकें। तो उसी तरह जैसे ग्लूटीन प्रोटीन होता है, उसके अंदर ऐसा, मतलब जो पर्सन होते हैं जिसके अंदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, उसमें ऐसा कुछ माल फंक्शन हो जाता है जिसकी वजह से ग्लूटीन जो होता है प्रोटीन वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और उसकी वजह से वो क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को ट्रिगर करता है, और जिसकी वजह से एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, और जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज करता है, जिसकी वजह से जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाई होती हैं, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का विलाई, वो डैमेज होता है, और वो डैमेज होगा तो फूड की हमें डिफिशियंसी होगी, यानी कि न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी होगी, क्योंकि जो विलाई क्या होता है वो एब्जॉर्प्शन करता है, वो किस चीज़ क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, और जिसकी वजह से हमारा न्यूट्रिशन जो फूड होता है वो एब्जॉर्ब होता है। अब अगर हमारा विलाई ही ना रहे तो हमारा फूड एब्जॉर्ब हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ के जो सेल्स है, जैसे कि ये नॉर्मल विलाई था, अब ये रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ है कि वो सपाट हो गया, यानी कि वो फ्लैट हो गया,
गया वो पूरा तरह से चिकना हो गया और इसमें विलाई प्रेजेंट नहीं है, तो हमारा जैसे ये सपोज कीजिए ये प्रोटीन फैट है, ये जितने भी छोटे छोटे से सब्सटेंस है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, और एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे तो वो हमारे बॉडी के द्वारा एक्सक्रीट कर दिए जाएंगे, जिसकी वजह से जितने भी फूड है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से हमें फूड की डिफिशियंसी यानी कि न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी होती है। अब अल्सरेटिव कोलाइटिस, इस पे भी हमने नर्सिंग सॉल्यूशन चैनल पे वीडियो डिस्कस किया है, बट मैं थोड़ा सा आपको इसमें बता दूं, अल्सरेटिव कोलाइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और साथ ही साथ ये आईबीडी है, ठीक है। आईबीडी यानी कि इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज़, और ये जो क्रोन्स डिजीज़ है वो भी आईबीडी है, यानी कि इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज़, यानी कि इन्फ्लामेशन हो जाता है हमारे बॉवल में। बॉवल क्या होता है? बॉवल एक एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है जिसके अंदर इंक्लूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक। और डिजीज़ तो आप सभी को पता है, बीमारी, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। अगर मैं स्पेशली बोलूँ तो कहाँ इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। अब जैसे देखिए इसमें इन्फ्लामेशन हमें कहाँ देखने को मिल रहा था कॉमनली? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन। तो इसमें कहाँ देखने को मिलता है? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। इसमें हमारे दोनों पार्ट में मिल रहा था, जितने भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं और लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हैं, बट इसमें हमें कहाँ देखने को मिलेगा? सिर्फ हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि हमारे क्लोन एरिया, जितने भी क्लोन एरिया होते हैं जैसे कि असेंडिंग क्लोन, डिसेंडिंग क्लोन, ट्रांसवर्सल क्लोन और सिग्मोइड क्लोन, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। पर्टिकुलरली एक जगह पे भी देखने को मिल सकता है और पूरी जगह पे भी देखने को मिल सकता है। अब आइए हम दूसरे टाइप्स को डिस्कस करते हैं, जो कि है डायबिटीज़ 1 टाइप, यानी कि टाइप 1 डायबिटीज़। इसको भी हमने अपने यूट्यूब चैनल डायबिटीज़ मेलाइटिस पे अच्छी तरह से डिस्कस किया है दोस्तों, तो प्लीज़ आप उसको अपना प्यार दें, सपोर्ट करें, क्योंकि आपके ही प्यार से नर्सिंग सॉल्यूशन चैनल है। अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मुझे थोड़ी सी डीमोटिवेशन होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है? बस हमारे नर्सिंग सॉल्यूशन को चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को आपको वॉच करना है और हमें बहुत सारा प्यार देना है, ठीक है। और आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको किस चीज़ पे, किस डिजीज़ पे या किस नर्सिंग सॉल्यूशन, मतलब कि नर्सिंग पे कौन सी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, चाहे वो जेएनएम से रिलेटेड हो या बेसिक नर्सिंग से रिलेटेड हो। मैं पूरी अपनी कोशिश करूंगा कि उस पर जल्द से जल्द मैं लेक्चर डाल दूं और आप उसे स्टडी कर सकें, आप उसे पढ़ सकें और अपने नोट्स में भी उस चीज़ को ऐड कर सकें दोस्तों। तो डायबिटीज़ 1 मेलाइटिस क्या होता है? इसमें क्या होता है डायबिटीज़ 1? इसमें क्या होता है कि क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर हमारा जो पैंक्रियास का सेल होता है, यानी कि जो बीटा सेल होता है, ठीक है, बीटा सेल होता है जो कि इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है, वो क्या हो जाता है? वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है, यानी कि वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है। अब अगर ये डिस्ट्रॉयड हो जाएगा तो क्या होगा कि हमारे अंदर इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, और अगर इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, ठीक है। और अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा दोस्तों तो क्या होगा कि हमारे बॉडी के अंदर, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज रहेगा, जिसकी वजह से बहुत सारी सेवरल डिजीज़ को एक मौका मिल जाएगा, बहुत सारे डिजीज़ को मौका मिल जाएगा हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ होने के लिए, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर क्या है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज हर एक चीज़, हर एक ऑर्गेनिज्म का, हर एक पैथोजेंस का एक फेवरेट कंडीशन है ग्लूकोज, क्योंकि देखिए ग्लूकोज क्या होता है? एनर्जी, और एनर्जी हर एक ह्यूमन बींग को, हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मैं ह्यूमन बींग क्यों बोलूँ, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या एक स्रोत है सबसे ज़्यादा एनर्जी का? वो है ग्लूकोज। और अगर हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज रहेगा तो बहुत सारे ऐसे डिजीज़ इफेक्ट होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब हम दूसरे डिजीज़ को देखते हैं, जो कि है एडिशन डिजीज़। एडिशन डिजीज़ में क्या होता है कि ये क्रोनिक एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसके अंदर जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड होता है, यानी कि जो एक ट्रायंगल शेप का, टोपी शेप का एक एड्रिनल ग्लैंड होता है, जो कि हमारे किडनी के ऊपर, ठीक है, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या होता है? एड्रिनल ग्लैंड में क्या होता है कि ये प्रोडक्शन नहीं कर पाता है। किस चीज़ का प्रोडक्शन नहीं कर पाता? हार्मोन्स का। अब एड्रिनल ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है? तो जल्दी से जल्दी आप कमेंट में करिए, तब तक मैं आपको बताता हूँ कि एड्रिनल ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहला मिनरलोकोर्टिकोइड्स, ठीक है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, और एक एंड्रोजन। सबसे ज़्यादा इसमें ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन का प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारे एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा होता है। और साथ ही साथ एड्रिनल ग्लैंड में कुछ और भी हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि एड्रिलिन और नॉन एड्रिलिन एक हार्मोन होता है, वो भी प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारे मेडुला रीजन, यानी कि जो सबसे अंदर की रीजन होती है उससे प्रोड्यूस होता है। और ये हमारे कोटेक रीजन, यानी कि बाहरी, मैं कोई और कलर ले रहा हूँ, बाहर के जो सेल्स होते हैं, जो लेयर होते हैं, उससे प्रोड्यूस होता है। उसमें क्या होता है कि हम इस डिजीज़ पोर्शन में पढ़ें, एडिशन डिजीज़ में पढ़ें, तो उसमें क्या होता है? इनफ अमाउंट में हमारा जो हार्मोन होता है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे सेवरल फैक्टर हमारे बॉडी के अंदर एराइज होते हैं। क्योंकि अगर हमारा ग्लूकोकोर्टिकोइड्स नहीं बना तो ग्लूकोज का लेवल मेंटेन नहीं रहेगा, मिनरलोकोर्टिकोइड्स नहीं मिला तो हमारे अंदर मिनरल्स का लेवल बैलेंस नहीं रहेगा, हमारे अंदर फ्लूइड का एक्युमुलेशन होता रहेगा, जिसकी वजह से भी हमें और अलग डिजीज़ होने के भी चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो वही होता है कि एडिशन डिजीज़ में हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड होता है उसके अंदर इनफ अमाउंट में
कॉर्टिसोल से हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं, ठीक है, चाहे वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हों या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हों या एड्रिनल हों या नॉन एड्रिनल हों, ऐसे हार्मोन्स जो प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं, और साथ ही साथ एंड्रोजन हार्मोन भी प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं दोस्त। ग्रेव डिजीज़ क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जिसके अंदर हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है वो इफेक्ट होता है, जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है वो इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे थायराइड ग्लैंड होता है वो बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कर सकता है, यानी कि जो T3 और T4 जो एंजाइम प्रोड्यूस होता है, जो कि हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारे थाइमस जो हमारे थायराइड ग्लैंड है उससे प्रोड्यूस होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होने लगता है थायराइड हार्मोन, जिसकी वजह से हमें क्या कंडीशन देखने को मिलती है, हाइपर थायराइडिज्म, यानी कि थायराइड का लेवल हमारे ब्लड के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, उसी को हम क्या कहते हैं, हाइपर थायराइडिज्म। जिसमें क्या होता है कि हमारी जो एंटीबॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगती है। एंटीबॉडी प्रोडक्शन होती है किस चीज़ के लिए, हमारे जो थायराइड ग्लैंड है उसको एंटीजन समझकर, और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड को माल फंक्शन करने लगती है, यानी कि जो उसकी नॉर्मल फंक्शन होता है उसमें दिक्कत होने लगती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन करने लगता है, जो कि हमें ग्रेवियार्ड डिजीज़ में देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब हम इसके मल्टीपल स्क्लेरोसिस देखते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक डैमेज है। अब डैमेज किस चीज़ का है, इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी न्यूरॉन्स होती हैं उसमें माइलिन शीथ होती है, ठीक है। अब मैं समझाने के लिए आपको सब चीज़ इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये समझिए न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, ये हमारी न्यूरॉन्स है, ठीक है, ये हमारी न्यूरॉन्स है, ठीक है। इसके ऊपर माइलिन शीथ होती है जो कि मैसेज को इंक्रीज कर देती है, ट्रांसमिशन को, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होने लगता है, मतलब कि इसको एंटीजन मान लिया जाता है और हमारी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होने लगता है हमारी माइलिन शीथ के खिलाफ, यानी कि जो न्यूरॉन्स की माइलिन शीथ होती है उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट क्या फॉर्मेशन होने लगता है, एंटीबॉडी का। और अगर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो इसे एंटीजन मान के, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी माइलिन शीथ के ऊपर क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, यहाँ पे क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। और अगर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा तो ये जो माइलिन शीथ है वो क्या होगी, डैमेज होगी, वो डिस्ट्रॉयड हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, मसल्स वीकनेस। जो हमारी मसल्स हैं वो प्रॉपर तरह से वर्क नहीं कर पाएगी, हम अपने डेली लाइफ के वर्क नहीं कर पाएंगे, नमनेस रहेंगी, विजुअल चेंजेस हमें दिखेगा नहीं अच्छे से, मेमोरी लॉस भी हो सकता है, बहुत सारी सेवरल कंडीशन हो सकती हैं, क्योंकि जो हमारा माइलिन शीथ होता है वही हमारे मैसेज को ट्रांसफर करता है एक न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन, ठीक है। और हमारा माइलिन शीथ ही ना रहे तो हमारी जो मसल्स होंगी वो वीक पड़ जाएंगी। और जैसे कि दोस्तों ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो जिसका ट्रीटमेंट नहीं है, बस इसके सिम्टम्स को मैनेज किया जा सकता है, और जो इंसान है उसके लाइफ को एक हेल्दी बनाया जा सकता है, पूरी तरह से नहीं बनाया जा सकता, बट जब तक ड्रग्स चल रही है, जब तक दवा चल रही है, तब तक वो पर्सन हेल्दी रह सकता है दोस्तों। तो आइए अब माइस्थेनिया ग्रेविस को हम डिस्कस करते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस भी क्या है, एक ब्रेन डिसऑर्डर है जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से होता है, यानी कि एक ब्रेन कंडीशन है, ब्रेन में एक डिजीज कंडीशन जो कि ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से होता है, यानी कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से होता है, जिसके अंदर हमारा जो मसल्स होता है वो वीक पड़ जाता है। अब मसल वीक क्यों पड़ जाता है, क्योंकि जो हमारा, देखिए क्या होता है ना, ये हमारा न्यूरॉन्स है, ठीक है, और ये हमारी मसल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं और यहाँ से न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। तो क्या होते हैं कि ये जो हमारे रिसेप्टर हैं, जो हमारे मसल्स पे रिसेप्टर होते हैं, जो कि हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसको एंटीजन मान लिया जाता है। और इसके खिलाफ किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी मसल्स और हमारी बोन की जो कोऑर्डिनेशन होती है वो प्रॉपर तरह से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो हमारा मूवमेंट का एक प्रोसेस होता है, जो हम मूवमेंट कर पाते हैं, वो पूरी तरह से नहीं हो पाता था। और उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, हमें मसल्स वीकनेस, जिसकी वजह से हमारी जो आई की मसल्स हैं या फेशियल मसल्स हैं, नेक की मसल्स हैं, आर्म है, लेग हैं, या हमारे हैंड है, उसकी मसल अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पाएंगी। दोस्तों आप परेशान बिल्कुल मत होइए, हम जितनी भी डिजीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसको बस एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। इसकी स्पेसिफिक वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशन पे आएगी, ठीक है। आप उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं हुए, उसकी स्पेसिफिक वीडियो आएगी, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। बस आपको कुछ नहीं करना, अब आपको बस इतना ही करना है कि हमारे नर्सिंग सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। आइए अब हम इसके आखिरी टॉपिक यानी कि आखिरी डिजीज को देखते हैं, जो कि है ग्यूडेन बार सिंड्रोम। इस सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसके अंदर हमारा इम्यूनिटी अटैक करता है हमारे पेरिफेरल नर्वस के पास। पेरिफेरल नर्वस यानी कि जो हमारा नर्व्स हमारे पूरे बॉडी के अराउंड प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे कोऑर्डिनेशन में, हमारे मोशंस में, हमारे डेली लाइफ के वर्क में हेल्प करता है। उसमें क्या हो जाता है, वहाँ पे एंटीबॉडी और एंटीजन का डिपोजिशन होने लगता है, रिएक्शन होने लगता है, क्योंकि एंटीजन हमारे जो पेरिफेरल नर्व है उसको एंटीजन मान लिया जाता है।
कौन मान लेते हैं, हमारा इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी इसके खिलाफ क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडी। अगर इसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर लेगा तो क्या होगा, सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा, नमनेस मिलेगा, टाइटनेस मिलेगा, और साथ ही साथ जो मसल्स वीकनेस होगी वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। और अगर ये प्रोसेस, अगर ट्रीटमेंट अगर दवा से पूरी तरह से नहीं कर पाए, अगर इसको सप्रेस नहीं किया जा सका, तो यही जाके आगे क्या कॉज कर सकता है, पैरालिसिस, यानी कि लकवा मार देगा और पर्सन पूरी तरह से चल फिर नहीं पाएगा, क्योंकि वो लकवा मार दिया तो उसके जो मूवमेंट है वो पूरी तरह से नहीं हो गई, जो मसल मूवमेंट है वो नहीं हो पाएगी और बेड पे ही लेटा रहेगा। ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे होंगे पूरी तरह से। तो हमने इसके पूरे टाइप्स को डिस्कस किया। अब हम इतना तो जान गए कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है। ठीक है, इसके टाइप्स को देख लिए हैं। भैया आप बोलिएगा कि भैया हमने सब चीज़ देख लिया, लेकिन ये होता क्यों है, इसके कॉजेज़ क्या है। तो देखिए, इसके कुछ ऐसे प्रॉपर कॉजेज नहीं है। ठीक है, ये आइडियोपैथिक नेचर होता है, यानी कि इसका कॉज जो होता है वो अननोन होता है। अननोन होता है, क्या होता है इसका कॉज, अननोन होता है। बट इसको माना गया है कि कुछ कुछ ऐसे सेवरल फैक्टर्स, ऐसे रिस्क फैक्टर जो इस चीज़ को, एक होता है ना कि हाँ कि इसकी वजह से ये हो सकता है, मतलब कि इसको इनिबिट, मतलब कि एक बोल सकते हैं एक्टिव करते हैं। ठीक है, इनिबिट नहीं, एक्टिव करते हैं, जिसकी वजह से ये हो सकता है। तो जैसे कि सेक्स, देखा गया है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है वो फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू मेल, यानी कि ये डिजीज फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू मेल। फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली हिस्ट्री यानी कि अगर किसी, मतलब कि जैसे समझ लीजिए कि ये एक जनरेशन से टू नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर होती है हेरिडिटी के द्वारा। अगर किसी में ऑटो इम्यून की डिसऑर्डर है, यानी कि अगर किसी के फादर में ये डिसऑर्डर है, तो उसके सन को या उनकी डॉटर को भी ये डिजीज होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। साथ ही साथ इसमें इन्वायरमेंट भी अपना कंट्रीब्यूशन देता है, यानी कि इन्वायरमेंट भी, जैसे कि सपोज कीजिए कि आपके ये फादर में डिजीज़ था, बट अगर आपके आने वाले बच्चे में नहीं हुआ, लेकिन उनके बच्चे में भी हो सकता है, यानी कि ये यही नहीं है कि अगर एक जनरेशन में ये सप्रेस हो सकता है और ये नेक्स्ट आने वाले जनरेशन में क्या हो सकता है कि एक्टिव हो सकता है, वो अपने सप्रेस को इनएक्टिव करके ये एक्टिव हो सकता है, जिसकी वजह से एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन भी ये जा सकता है। साथ ही साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब कि जैसे एक्सपोजर सन से, और बहुत ज़्यादा सन से कोई एक्सपोजर है, मरकरी से, केमिकल से, एग्रीकल्चर, ऐसा एग्रीकल्चर में जो केमिकल्स यूज़ होते हैं उसकी वजह से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को हार्म करते हैं। सिगरेट स्मोकिंग, यानी कि देखिए सबसे ज़्यादा स्मोकिंग, आप हमेशा डिजीज़ अगर आप पोर्शन पढ़ रहे हो तो स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर का, एक कॉजेज़ का एक इंपॉर्टेंट एक है। ठीक है, अगर स्मोकिंग कर रहा है अगर कोई पर्सन, तो उसको जाहिर सी चांसेस है कि बहुत सारे वो डिजीज़ को एक्टिव कर रहा है, वो बहुत सारे डिजीज़ को होता है। तो स्मोकिंग हमें नहीं करना चाहिए। अगर जो भी आपके पर्सन में स्मोकिंग करता है उसे मना कीजिए, क्योंकि अगर स्मोकिंग करने से बहुत ज़्यादा हमारे डिजीज कंडीशन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो वो क्या करता है, बैक्टीरियल ग्रोथ भी, हमारे जो इन्वायरमेंटल में हमारे बैक्टीरियल ग्रोथ प्रेजेंट होते हैं या हमारे वायरस प्रेजेंट होते हैं, वो भी क्या इंक्रीज करते हैं, हमारे ऑटो इम्यून डिसीज को इंक्रीज करते हैं। साथ ही साथ अदर हेल्थ कंडीशन, जैसे कि ओबिसिटी, अगर बहुत ज़्यादा मोटा है, ठीक है, उसको भी ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो ओबेस पर्सन होते हैं, जो मोटे पर्सन होते हैं, जिनका वो हेल्दी फूड नहीं करते, वो कंज्यूम नहीं करते, वो लैक ऑफ फिजिकल वर्क करते हैं, उसमें क्या होता है, डेवलप्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और वो क्या डेवलप करते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है दोस्तों, अब हमने तो ये भी डिस्कस कर लिया कि कॉजेस क्या है, तो इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा। देखिए साइन एंड सिम्टम्स तो आपको जाहिर सी बात है देखने को मिल जाएंगे, बट कुछ साइन एंड सिम्टम्स, मैंने सारे सिम्टम्स को डिस्कस नहीं किया है, जो कि हम एक स्पेसिफिक वीडियो पे डिस्कस करेंगे हर एक साइन एंड सिम्टम्स को, बट जो कॉमन है मैंने उसको यहाँ पे मेंशन किया है, जैसे कि फटीग, यानी कि थकावट लगेगा। ठीक है, अब मसल्स वीकनेस हो जाएगा तो थकावट लगेगा, हेडनेस लगेगा, लाइटनेस लगेगा, जो हमारी हेड होगी वो बहुत ज़्यादा हेडिक होगा, लाइट हेडिक होगा, मतलब कि हमारी जो सर रहेगी वो बहुत ज़्यादा भारी लगेगी, लो ग्रेड फीवर भी लग सकता है, मसल में एक्ने, यानी कि एक्ने की प्रॉब्लम भी हो सकती है, स्वेलिंग रहेंगी क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ है। साथ ही साथ जो नमनेस रहेगा और हैंड का टाइटनेस, यानी कि जो हमारी हैंड है वो बहुत नमनेस यानी कि कांपने लगेगी। ठीक है, हेयर लॉस होगा, क्योंकि जब भी इम्यूनिटी मतलब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है तो आपको बहुत सारा मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर, मतलब कि मोस्ट कॉमन साइंस क्या देखने को मिलता है आपको, हेयर लॉस। ठीक है, और स्किन रैसेस भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का एक मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है ये, और स्वेलिंग यानी कि इन्फ्लामेशन। ठीक है, ये भी मोस्ट कॉमन साइन है, और ये भी हेयर लॉस मोस्ट कॉमन साइन है। ठीक है, ये आपको अगर किसी भी टाइप की अगर उसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है तो ये मोस्ट कॉमन साइन है, ये देखने को उस पेशेंट में या उस इंडिविजुअल में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों अब तो हम इतना समझ गए कि हमने ऑटो इम्यून को अच्छी तरह से डिस्कस किया डेफिनेशन के थ्रू, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, हमने उसके टाइप्स को भी देखा। तो अब बहुत सारे कंक्लूजन करने के बाद हम एक डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाते हैं जिसके अंदर हम क्या क्या देखेंगे, तो जिसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे हिस्ट्री कलेक्शन, यानी कि पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लेंगे और प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री लेंगे। ठीक है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, और साथ ही साथ
हेरिडेटरी में या फैमिली में पूछेंगे कि अगर आपकी फैमिली में तो किसी को ये डिजीज़ नहीं हुआ है, या आपके दादा में, या किसी भी ऐसे एक जनरेशन गैप भी हो सकता है, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि 1 जनरेशन गैप भी हो सकता है। तो अगर ये ऐसा नहीं है कि आपकी फैमिली में नहीं है तो आपको हुआ, तो आपके आने वाले मतलब क्या पता आपके दादा में है या आपके परदादा में, मतलब कि ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब कि हम उसकी बॉडी को टच करके पाल्पेट करके देखेंगे कि उसको फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम सिटी स्कैन भी कर सकते हैं, सिटी स्कैन भी देख सकते हैं, एमआरआई भी करवा सकते हैं, और एक्सरे भी करवा सकते हैं, और ब्लड टेस्ट ये मोस्ट कॉमन है। ठीक है, ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाएंगे, और हर एक डिजीज़ में हम ब्लड टेस्ट करवाते ही हैं। और ब्लड टेस्ट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में इसलिए भी करवाएंगे क्योंकि इसमें हमको क्या देखने को मिलेगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से हमको क्या देखने को मिलेगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, जो कि हमारी जो सीरम होगी, जो हमारी सीरम है, यानी कि जो हमारी ब्लड के अंदर सीरम है, उसमें ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट रहेगा, जिसकी वजह से हम ये अंदाज़ा और हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, इस पर्सन को इसके खिलाफ, यानी कि एक स्पेसिफिक डिजीज़ के खिलाफ एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। और एंटीबॉडी क्या करेगी कि एंटीजन को जाके डिस्ट्रॉयड करके एंटीजन के साथ बाइंड करेगी और उसे किल करेगी, उसके साथ फाइट करेगी, उसको डैमेज करेगी और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी। बट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है कि हमारी बॉडी के ही खिलाफ क्या होती है कि फाइट करने लगती है, यानी कि हमारी बॉडी के अगेंस्ट, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में हमारी बॉडी के अगेंस्ट हमारी एंटीबॉडी, यानी कि हमारी एंटीबॉडी फाइट करने लगती है हमारे एंटीजन बॉडी को समझ के। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज का लेक्चर हमने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पे लगाया आपको अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। और अगर हुआ होगा तो इस लेक्चर को अपने दोस्त में, अपने फ्रेंड जोन में, अपने कलीग्स में, अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें और नर्सिंग सॉल्यूशन को प्यार दें, क्योंकि दोस्तों आपके प्यार से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा एक सब्सक्राइब करने से, बट मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, हमको बहुत मोटिवेशन मिलेगा, जिसकी वजह से हम आने वाली दिन में, मतलब आने वाले समय में आपके लिए और अच्छा लेक्चर और बहुत ज़्यादा ही एक डीप नॉलेज आपको देंगे, जो कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, और आप लोग को भी चाहता हूँ कि अगर मेरे पास कुछ नॉलेज है तो मैं आप लोग को शेयर करूँ। तो हम मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा प्यार दें नर्सिंग सॉल्यूशन को। और हमने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को अच्छी तरह से क्लियर किया, और इसके जो कुछ टाइप्स हैं, बहुत सारे हमने टाइप्स जो डिस्कस किए हैं, उस पर भी स्पेसिफिक वीडियो आएगी। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वेट कीजिए, हम अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं।